हेलो, हाँ भैया क्या हाल है? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है, मेरा अकाउंट में डाल दो, मैं कैश निकाल दे दूंगा, कोई बात नहीं। ठीक है, कितना 50,000 है ना? ओह कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो ऐसा करता रहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, क्या हुआ भाई? अमर भाई यार, मैं ना फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम सारी चीज़ें इस्तेमाल करता हूँ, पेमेंटें करता हूँ उनके थ्रू। ठीक है। ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मैं ना, मेरे जो फैमिली मेम्बर है, रिश्तेदार वगैरह होते हैं, वो कहते हैं कि अकाउंट में पैसे डाल दो, हम डाल देते हैं तो हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो उन पैसों को। ठीक है। एक तो ये है, दूसरा ये होता है कि कई बार वो लोग ऐसे बोल देते हैं कि कैश दे रहे हैं हम आपको और आप हमें ट्रांसफ़र कर दो। ठीक है। कई बार, और जैसे मेरा छोटा मोटा बिजनेस है ना, उनसे रिलेटेड मैं कभी कभी, जैसे बंदे आते हैं मेरे पास और मेरे क्यूआर कोड पे स्कैन करते हैं तो मैं यूपीआई वगैरह की पेमेंट वगैरह करते हैं, आरटीजीएस आईएमपीएस वगैरह मैं अपने सेविंग अकाउंट से कर देता हूँ। ठीक है। तो उससे क्या नोटिस आता है क्या इनकम टैक्स वगैरह का? मैंने सुना था यार ऐसा मेरे को, और नोटिफिकेशन भी आ रही है, कोई दिक्कत है क्या? ऐसे होता है क्या? तो देखिए, बहुत सही क्वेश्चन है आपका, मैं आपको बताता हूँ। और आपका क्या, बहुत से लोग यही प्रॉब्लम होगी, जो लोग एनएफटी, आरटीजीएस, यूपीआई और इस तरीके की जो भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, ठीक है, उनके माइंड में एक डाउट आना चाहिए और आता भी है, और उससे प्रॉब्लम भी हो सकती है। जैसा कि उसमें कुछ लोग यूज करते हैं, जैसे कि एक लोग ये यूज करते होंगे कि भाई ठीक है कि 1-2% का कैशबैक मिल जाएगा। जैसे कि अभी मैंने किया था, मेरे साथ भी यही सीन हुआ ना, भैया मेरे को बोलते हैं भाई 50,000 मैं तेरे अकाउंट में डाल दूंगा, तो कैश निकाल करके 49,800 मेरे घर पे दे दियो, तो मेरे को यहाँ 200 रुपये फायदा हो गया। तो मैं ऐसा काम करता हूँ। अगर मैं ऐसा काम करता हूँ तो क्या उस पर इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है? एक सवाल ये बनता है। बहुत से लोग करते हैं, ऐसा बिजनेस बना रखा लोगों ने। इसके साथ साथ कुछ लोग ऐसा करते हैं हेल्प के तौर पे, ठीक है यार अब मेरे पास अकाउंट में पैसा है, मैं उसको ट्रांसफर कर दूंगा। अभी मेरे को हाँ, ऐसा करना है। हाँ, जैसे तुम्हारे अकाउंट में पैसा है, तुम ट्रांसफर कर दो, मैं तुम्हें कैश दे देता हूँ। अच्छा। कुछ लोग इसको हेल्प के तौर पर करते हैं, वहाँ पे कुछ कमाते नहीं है, ठीक है। और कुछ लोग तो ऐसा करते हैं कि भाई छोटा मोटा जैसे तुम्हारा काम है, सारा पैसा अपने अकाउंट में ले लो भैया, ले लो, लेते जाओ, लेते, क्या दिक्कत आ रही है? तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि इन सब चीज़ों का अगर हम यूज करते हैं, यानी यूपीआई को यूज करते हैं, ऑनलाइन सभी ट्रांजैक्शन को यूज करते हैं, कितनी लिमिट हमें दी जाती है, कितनी लिमिट के बाद हमारे पास इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है, कैसे हमें यूज करना चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम आती है, अगर हम हेल्प करें तो क्या प्रॉब्लम आएगी, उसके बाद अगर हम इस तरीके से अगर कमीशन चक्कर में करें तो क्या प्रॉब्लम आएगी, रिवॉर्ड्स पॉइंट चक्कर में करें तो क्या प्रॉब्लम आएगी। एक और प्रॉब्लम होती है कि अगर हमारे पास मेरा ही 3 से 4 अकाउंट होगा तो हम सेल्फ ट्रांसफर बहुत ज्यादा करते हैं, इसका पैसा उसका, उसका पैसा उस अकाउंट में। मैंने 2-3 बैंकों में अपने पैसा इधर से उधर ट्रांसफर करता रहता हूं, इस बैंक से उसमें डाला, उससे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ पर भी एक सवाल बनेगा कि अगर मैं इस तरीके से कर रहा हूँ तो क्या इस पे भी इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है? इस पे भी नोटिस आता है? बिल्कुल आ सकता है। और इसके साथ एक समस्या ये भी बनती है कि हम अपने फैमिली में ट्रांसफर करते रहते हैं, कभी मम्मी का अकाउंट डाल दिया, कभी पापा का अकाउंट डाल दिया, कभी उनसे निकाल के अपने यहाँ अकाउंट में ले लिया, तो क्या वो भी ट्रांजैक्शन काउंट होती है? क्या वो भी इनकम टैक्स के दायरे में आती है? ऐसा करके बहुत सारे सवाल बनते हैं। अगर आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो तो आपके सारे सवालों का जवाब मैं अभी यहीं बैठ के आपको और आप सभी को देने वाला हूँ, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आप जाइए, विराजमान होइए और इस वीडियो को कंप्लीटली देखिए। मैं भी देखता हूँ और आप लोग भी देखो यार, बिल्कुल बहुत जरूरी वीडियो है, आप लोग बिल्कुल देखो। अब मैं आपको एक ही चीज के पॉइंट सारा क्लियर करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, जो सवाल था बिल्कुल आपको क्लियर समझ में आ चुका होगा। फिर से मैं एक बार शॉर्टकट में बताना चाहूंगा, रिवॉर्ड्स पॉइंट, 1-2% कैशबैक के चक्कर, हेल्प के चक्कर में, फैमिली ट्रांसफर या फिर आप सेल्फ ट्रांसफर, इस तरीके कोई भी ट्रांसफर करते हैं, यूपीआई, आरटीजीएस, एमपीएस या एनएफटी करते हो, तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए ताकि आपके पास कोई इनकम टैक्स का नोटिस ना आए और इसके वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो आपको फ्यूचर में। तो यहाँ पर दोस्तों हम इसको ना 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जो कि मतलब सब लोग उसी के अंदर काउंट हो जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट ये बनता है कि अगर आप बिजनेस पर्पज से अपने सेविंग अकाउंट को यूज करते हुए यूपीआई, एनएफटी, आरटीजीएस या आईएमपीएस करते हैं तो क्या उस पर इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है? दूसरा क्वेश्चन हमारा ये बनेगा यहाँ पर, 1 से 2% कमीशन के चक्कर में अगर हम अपने बैंक अकाउंट से पैसा किसी और को ट्रांसफर करते हैं, किसी से कैश लेते हैं और अपने अकाउंट से ट्रांसफर कर देते हैं, तो इस तरीके अगर हमने छोटा मोटा कोई बिजनेस टाइप का कर रखा है तो क्या उससे भी प्रॉब्लम होगी? या फिर हम किसी के हेल्प के तौर पर अगर इस तरीके से कोई पेमेंट करते हैं तो क्या इससे भी प्रॉब्लम हो सकती है? तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर हम सेल्फ ट्रांसफर करते हैं तो उससे क्या प्रॉब्लम होगी? और हम फैमिली अकाउंट में अगर पैसा ट्रांसफर करते हैं तो क्या उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है? तो चलो तीनों क्वेश्चन को हमने 3 डिवाइड कर दिया, तीनों पे एक एक करके बात करते हैं, सारे डाउट्स आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहला एक ट्रांजैक्शन बनता है जिसे हम कह सकते हैं कि बिजनेस पर्पज से आपने सेविंग अकाउंट से यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हो या एनएफटी, आरटीजीएस करते हो, तो इसको करते हो तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है, कौन कौन से इसमें आपके ट्रांजैक्शन काउंट होंगे, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। और इन पे इनकम टैक्स का नोटिस कब और कैसे आ सकता है या नहीं आएगा। अगर आपका कोई बिजनेस है, ठीक है, अगर आपका सारा काम कैश में होता है कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप उसमें से ये भी हो सकता है शायद 1-2 कस्टमर ऐसे आते हैं जो शायद आपको यूपीआई के माध्यम से आपको
पैसे ट्रांसफर करते हो, तो आप 1-2 ट्रांजेक्शन लेते हो तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। लेकिन अगर आपने ऐसा किया कि नहीं, आपने अपना बिजनेस स्टार्ट तो कर रखा है लेकिन अपने सेविंग अकाउंट में अपना सारा पर्सनल जो भी वहाँ पे अपना बिजनेस वाला पैसा है वो सारा अपने सेविंग अकाउंट में यूपीआई आईडी के माध्यम से बैंक अकाउंट में आप रिसीव करते हैं, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे तो इसकी कोई लिमिट नहीं है कि भाई कितना हम रिसीव कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मान चलिए ऑन एन एवरेज अगर आप एक दिन में 10,000 रुपये तक रिसीव करते हैं अपने बैंक अकाउंट में, तो उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इसके लिए आपको करना क्या चाहिए, सबसे पहले आप इस बात को ध्यान रखिए, आपका जो भी बिजनेस है उस बिजनेस के नाम से आपको अपना एक करंट अकाउंट ओपन करवाना चाहिए। उस करंट अकाउंट में ही आपको अपने बैलेंस को रिसीव करना चाहिए, और इसके बाद आपका जो पर्सनल अकाउंट है उसे सिर्फ अपने पर्सनली ही यूज करें, ना कि बिजनेस के तौर पे, और डेली के सारे ट्रांजैक्शन आपको नहीं करनी चाहिए। ये सबसे पहले सजेशन मैं उन लोगों के लिए देना चाहूंगा जो बिजनेस पर्पज से अपने सेविंग अकाउंट को यूज करते हैं। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं जो दूसरे नंबर कैटेगरी में लोग आते हैं। उसमें से कुछ लोग ऐसा होते हैं कि किसी से पैसा लिया कैश में, ठीक है, कैश में उन्होंने पैसा लिया और अपने अकाउंट में डाला और सामने अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब वहां पर करते क्या है कि मान लीजिए उन्होंने 50,000 रुपये लिया, 50,000 रुपये आगे ट्रांसफर किया, वहां पर उन्होंने 1 से 2% अपना कमीशन रखा। मान लीजिए अगर 2% भी कमीशन रखा तो उन्होंने बचाया वहां पर मात्र 100 रुपया, ठीक है, लेकिन वहां पर उन्होंने 50,000 रुपये अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। अब उन्हें ऐसा लगता है कि भाई मुझे 100 रुपये फिर से कमाना है, फिर से 50,000 रुपये के ट्रांजेक्शन करेंगे। इस तरीके से वो 10, 20, 50,000 कितने का भी ट्रांजेक्शन करते रहते हैं अपने सेविंग अकाउंट से, सिर्फ किस लिए कि 1 से 2% का उनको कमीशन इस तरीके से मिलता रहे। और यहाँ तक कि काफी लोगों ने इसको ऐसे बिजनेस यूज करने लग गया कि ठीक है भाई, वहां से पैसा लिया और वहां ट्रांसफर कर दिया, या किसी ने पैसा मेरे अकाउंट में डाला फिर मैंने वहां ट्रांसफर कर दिया और 1-2% का अपना कमीशन लेते रहा। और यहाँ पे तो कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, सिर्फ इसे ऐसे हेल्प के तौर में यूज करते हैं कि ठीक है भैया आपके पास कैश है, मुझे दे दो, मैं आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देता हूं। या ऐसा हो सकता है कि आप मुझे दे दो और उसके बाद मैं आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा, या फिर आप मेरे अकाउंट में से किसी और को भी ट्रांसफर करवा सकते हो। तो ये कई सारे ऑप्शन देते हैं, लेकिन वहां पर कोई पैसा भी नहीं कमाते। उन्होंने तो ऐसा लगता है ठीक है मैंने कैश लिया था, अपना अकाउंट ट्रांसफर कर दिया, फिर डाल दूंगा, फिर किसी को हेल्प कर दूंगा, तो वो हेल्प के तौर पर यूज करते हैं। वहां पर उन्होंने कोई पैसा कमाया, ना कोई उन्होंने इनकम जनरेट की, लेकिन उन्हें लगता है कि यार इससे तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। लेकिन मेरे दोस्त, इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हेल्प आप कर रहे हो ये पता आपको है, लेकिन बैंक अकाउंट में जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हो, जब भी ज़्यादा ट्रांजैक्शन होने लग जाती है, अमाउंट ज़्यादा ट्रांजैक्शन होने लग जाते हैं, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बढ़ जाती है, तो इसकी रिपोर्ट बैंक आपकी आरबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देती है कि भाई इस अकाउंट से इतने ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, इसके बारे में फिर इनकम टैक्स का नोटिस बनता है। लेकिन ये ऐसा नहीं बनता कि आपने एक ट्रांजैक्शन कर लिया होगा, 50,000 का ही कर लिया होगा तो उसके ऊपर आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। लेकिन इसे समझने के लिए मैं आपको एक राउंड फिगर में एक एग्जाम्पल समझाना चाहूंगा। मान लीजिए आप 50,000 रुपये ट्रांसफर कर रहे थे या 10,000, 20,000 रुपये ट्रांसफर कर रहे थे। ऐसे करते करते अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में अगर आप एक साल के अंदर मान लीजिए आपने 50 लाख रुपए ट्रांजेक्शन कर दिया हो, तो यहां पर दोस्तों अगर आप 2% के हिसाब से भी देखते हैं, 50 लाख रुपए पे आपने ज्यादा 1 लाख रुपए कमाया, तो आपके दिमाग में तो एक ही बात आनी चाहिए ना यार कि मैंने चाहे जो भी किया है, मैंने सिर्फ 1 लाख रुपए ही तो कमाया हुआ है। भाई मेरे पास तो पैसे आए और चले गए, जिसके पास थे जिसके उसके पैसे चले गए, मैंने तो पैसे अपने पास तो रखे नहीं है। तो लेकिन यहां पर दोस्तों एक बात का आप ध्यान रखिए, वो पैसे आए कहां पर, एंट्री कहां पर हुई है, आपके बैंक अकाउंट में एंट्री हुई है कि आपके बैंक अकाउंट में इतने पैसे आए हुए हैं, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होने वाली, उसको बड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये जो मैंने आपको फिगर बताया, फिगर कम और ज्यादा भी हो सकता है, शायद किसी का 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40,000, 50 लाख, ये अब कम ज्यादा भी हो सकता है। मैंने आपको समझाने के लिए एक राउंड फिगर लिया कि एक साल के अंदर आपने शायद 50 लाख रुपए की ट्रांजेक्शन कर दी हो। तो दोस्तों यहाँ पर एक समझने वाली बात यह होती है कि सिर्फ आपने इसमें इनकम कितनी जनरेट की, अगर 2% के हिसाब से सिर्फ 1 लाख रुपए। तो अब यहाँ पर आप ये सोचेंगे यार 1 लाख रुपए कोई मुझे इनकम टैक्स देने की जरूरत है नहीं, क्योंकि अगर आप इनकम टैक्स फाइल भी करते हैं तो उसके लिए 2.5 लाख रुपए होनी चाहिए। अगर आप इनकम टैक्स पे भी करते हैं तो उसके लिए आपकी इनकम 5 लाख रुपए होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपके लिए ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की निगाहों में सिर्फ इतनी बात आती है कि भाई आपका जो टर्नओवर था वो 50 लाख रुपए का था। उससे मतलब नहीं है कि आपने उसको कहां पे यूज किया था, किससे पैसा लेके दिया था और किसको दिया था। वो बस आपके 1 साल के पूरे अकाउंट का जो ओवरव्यू देखा जाएगा उसमें पता चलता है कि भाई आपने 50 लाख रुपए का टर्नओवर आपका था, 50 लाख रुपए तक आपने अपने अकाउंट से यहाँ पे ट्रांसफर किए हुए हैं। और यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, जो भी आपने पैसा लिया हुआ है ना, वो पैसा आप कैसे बताओगे कि नहीं मैंने उनसे लिया था, भैया से लिया था, चाचा को दे दिया, दादा से लिया था, पापा को दे दिया, ऐसा नहीं बता सकते हो। यहाँ पर इनकम टैक्स सिर्फ ये कहेगा कि आपने अपने क्लाइंट से ये सारा पैसा लिया हुआ है। आप कहते रह जाओगे कि नहीं यार मैंने तो अपने फैमिली मेंबर से लिया था, उनसे लिया, उनके लिए हेल्प किया था, तो ये सब कोई चीज़ यहाँ पर कहने से मान्य नहीं होगी। इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखें, जो ज़्यादा लोग इस तरीके के ट्रांजेक्शन वगैरह करते हैं। तो इसके बाद जीएसटी की तरफ से आपके पास एक नोटिस आएगा, उस नोटिस में क्लियरली मेंशन रहेगा कि आपका टर्नओवर 40 लाख रुपए से ओवर हो चुका
चुका है। अब आपको यहाँ पे जीएसटी पे करने की जरूरत है और जीएसटी रजिस्ट्रेशन अगर अब तक आपने नहीं करवाया है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको करवाना पड़ेगा। जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जो लिमिट है वो 40 लाख रुपए है। अब इनकम टैक्स वाले भी बोलेंगे कि आपका जो यहाँ पर टर्नओवर है वो 50 लाख रुपए का है और अपनी इनकम यहाँ से अपना 6 से 8% का डिक्लेयर करो, जो कि हो जाती है 3 से 4 लाख रुपए। लेकिन आपको अपनी इनकम और भी कम दिखानी है तो उसके लिए आपको अपना ऑडिट भी करवाना पड़ेगा और बैलेंस शीट भी बनवानी पड़ेगी। लेकिन उस समय बैलेंस शीट बनवाना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा कि आपने कहाँ से पैसा लिया था, किसको ट्रांसफर किया था, कैसे कैसे आपने उसको यूज किया, ये सब बताना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, यानी नामुमकिन सा हो जाएगा। आपने जितने भी ट्रांजेक्शन किए हैं यहाँ पर आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं रहेगा और आप ना ही कोई रिकॉर्ड दे पाएंगे। अब दोस्तों आप लोग ये कहेंगे कि मेरे सेविंग अकाउंट में इतनी ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो रही है, ये कैसे गवर्नमेंट को पता चलेगा? तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा ये काम सारा बैंक का होता है। बैंक जब ज़्यादा ट्रांजेक्शन को देखती है तो वो आरबीआई और इनकम टैक्स को नोटिस भेजती है, उनको यहाँ पर बताती है कि आपके अकाउंट में बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो रहे हैं और इस तरीके के ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। इसके साथ साथ दोस्तों बैंक आपको खुद भी एक नोटिस भेजती है जिसमें आपको बताती है कि आपके ट्रांजेक्शन जरूरत से ज़्यादा हो रहे हैं, आप अपना एक सेविंग अकाउंट ओपन करवा के उसमें ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इसके साथ साथ हो सकता है कि आपका बैंक अकाउंट भी सीज कर दिया जाए टेम्परेरी, और हो सकता है थोड़े समय के बाद अगर आप इन चीज़ों को नहीं रोकते हैं तो आपका परमानेंट अकाउंट भी ब्लॉक हो सकता है। तो सब मिलाकर दोस्तों आप ये देखेंगे कि आप अपने सेविंग अकाउंट से बहुत सारे ट्रांजेक्शन करते जाते रहते हैं जिसके लिए आपके पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं रहता है। अगर इनकम टैक्स का नोटिस आ भी जाता है तो भी आप उनको क्लियर नहीं कर सकते हैं कि आपने कहां से कौन से ट्रांजेक्शन की थी, किस लिए ट्रांजेक्शन की थी, उनको आप क्लियरली ये भी बता नहीं सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एक सबसे बड़ी सलाह यही देना चाहूंगा कि अगर आप इस तरीके का कोई काम करते हैं सबसे पहले उसको बंद कर दें। अगर आप उसको बंद नहीं करना चाहते हैं, अगर आप ऐसा कोई बिजनेस है उसको चलाना चाहते हैं तो अपना आप एक सेविंग के जहां पर एक करंट अकाउंट ओपन करवाएंगे और जो भी आपके क्लाइंट होंगे उन क्लाइंट से अपना एग्रीमेंट करवाएंगे। इसके साथ साथ उनका भी कोई प्रूफ और उनका कोई भी डाटा अपना पूरा कलेक्ट करके रखेंगे, आपने कौन सा अमाउंट लिया था, किस पर्पज से लिया था, वो सारा कुछ अपना बैलेंस शीट अपना यहाँ पर मेंटेन करके रखेंगे। जो भी आप वहाँ पे पैसा रिसीव कर रहे हैं, जो भी ट्रांजेक्शन आप कर रहे हैं, इन सब का अपना जो भी यहाँ पे आईटीआर फाइल करेंगे, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, उसमें सारी चीजें वहाँ पे मेंशन करेंगे तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस कभी भी नहीं आएगा। अगर बाय द वे अगर इनकम टैक्स का नोटिस आ भी जाता है तो आपने जो भी ट्रांजेक्शन किया हुआ है वो सारे ट्रांजेक्शन के आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप उनको वहाँ पे दिखा भी सकते हैं जो आपने आईटीआर में वहाँ पे सबमिट किया हुआ, तो भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए बात कर लेते हैं तीसरे पॉइंट में, जो कि ज्यादातर लोग ऐसा काम करते हैं कि अपने ही बैंक अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर करते रहते हैं, जैसे कि सेल्फ ट्रांसफर करते हैं, और कई लोग ऐसा करते हैं अपने फैमिली मेंबर के अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर करते हैं। कहने का मतलब दोस्तों ये हुआ कि अगर आपके फैमिली मेंबर में कोई भी बैलेंस आपको ट्रांसफर करता है, अगर आपने सेम डे उसे रिटर्न कर देते हो तो उसे भी ट्रांजेक्शन काउंट नहीं किया जाता। एक चीज आप इसका भी आप ध्यान रखेंगे। दूसरी बात आप इसको भी ध्यान रखेंगे, कई बार क्या होता है कि हमारे पास कई तरह के अकाउंट होते हैं, ठीक है, मेरे नाम से ही 3 से 4 अकाउंट है अलग अलग बैंकों में, हम सेल्फ ट्रांसफर भी बहुत ज्यादा करते रहते हैं, इसका पैसा उसका, उसका पैसा उसका, उसका पैसा उसमें करते रहते हैं। तो इससे भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि वो पैसा आपका है, आपने कोई एक्स्ट्रा पैसा उसमें से जनरेट नहीं किया, सिर्फ वही पैसे को आप ट्रांसफर कर रहे हो। सेल्फ ट्रांसफर से भी आपका उसको ट्रांजेक्शन काउंट नहीं किया जाता, उससे आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ना उसकी वजह से कोई आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी आपको एक बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए, अगर आप इस तरीके कई सारे ट्रांजेक्शन अपना सेल्फ ट्रांसफर करते रहते हैं या फैमिली ट्रांसफर करते रहते हैं तो उसकी वजह से भी हो सकता है कि आपका बैंक अकाउंट सस्पेंसिव मान करके आपके अकाउंट को यहाँ पर ब्लॉक कर दे, टेम्परेरी ब्लॉक कर दे, और आपको जाकर केवाईसी अपडेट करवा करके अपने अकाउंट को यहाँ पर दोबारा से चालू करवाना पड़ सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने पूरी तरीके से जानकारी देने की पूरी कोशिश करी है। एक बात जरूर ध्यान रखिए, मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहूँ, मैं कोई सीए नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पास जितनी जानकारी मिल पाई थी वो सारी जानकारी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। उम्मीद है सब कुछ आपको। यार अमर भाई बस एक बात और बता दो, बस एक बात और, मैं अपनी सेविंग अकाउंट में कितने पैसे कैश में जमा कर सकता हूं और कितने पैसे एक बार में निकाल सकता हूं जिससे कि इनकम टैक्स का नोटिस ना आए मेरे पास, ठीक है, पहला तो ये हो गया। दूसरा ये है कि मैं अपना अकेला बंदा कितने सेविंग अकाउंट एक साथ ओपन कर सकता हूँ, खोल सकता हूँ बैंक में, यानी ये 2 4 6 10 कितने खोल सकता हूँ। अरे यार चलो जो तुमने पूछा मैं बताता हूँ, मेरे पास सारा कुछ मैंने नोट करके रख रखा, मुझे एक वीडियो बनानी थी लेकिन सही चीज़ पूछा। मैं आपको बताता हूँ आपके सवाल क्या क्या हो सकते हैं। बहुत सारा सवाल होगा, मुझे पता तुम कन्फ्यूजा गए होगे क्या क्या पूछना है हमको। एक सवाल आपका ये हो सकता है कि आप कितने सेविंग अकाउंट को मेंटेन कर सकते हो। हाँ बिल्कुल, हाँ, ताकि आपके पास कोई भी इनकम टैक्स का नोटिस ना आए, ठीक है। हाँ। दूसरा आपका सवाल ये बन सकता है कि मैं कैश कितना डिपॉजिट कर सकता हूं और कितना कैश विड्रॉल कर सकता हूं, हाँ, ताकि इनकम टैक्स का नोटिस ना आए, ठीक है। और आपके पास एक ही हो सकता है कि भाई मेरे पास जो सेविंग अकाउंट है उसमें ज्यादा से ज्यादा मैं कितना पैसा रख सकता हूँ। हाँ, एक सवाल बनता ही बनता है यार, मैं कितना रखूं ताकि उस पर प्रॉब्लम ना आए, कहीं इनकम टैक्स नोटिस ना छापा पड़ जाए। एक प्रॉब्लम ये होती है। और एक सवाल ये भी बनता है कि मान लो ठीक है यार कि कोई लिमिट होगी, मान लो एक लिमिट दी गई होगी कि भाई इतना कैश डिपॉजिट कर सकते हो, उतना कैश आप निकाल सकते हो, ठीक है, एक बार में। और मान लो कहीं उससे ज्यादा अगर आपने कर दिया है
तो उसके बाद इनकम टैक्स जो नोटिस आता है तो क्या 1 महीने में आ सकता है, 2 महीने में आ सकता है, 6 महीने में, 6 साल में आ सकता है? हाँ, एक सवाल तो यही बनता है ना। हाँ, और एक सवाल ये भी बनता है कि भाई अगर आपने कोई गलती कर भी दी है, बाय द वे मान लो होगी, कुछ गलती होगी, मान लो कोई लिमिट दी होगी, उस लिमिट को आपने ओवर कर दिया होगा, तो भैया उसमें जो इनकम टैक्स नोटिस आ जाएगा तो उसको कैसे फेस करोगे, कैसे उससे बचोगे? तो ये सवाल बनता है ना। तो ये इस तरीके के कई सारे सवाल हैं, और भी सवाल हैं, मैंने पहले से यहाँ पे लेकर रखा, मैंने सोचा एक दिन वीडियो बनाएंगे इस पे, आपने पूछा है तो कोई बात नहीं, जो अगली वीडियो आएगी ना उसमें इस पूरी डिटेल में जानकारी देंगे। आज वाली इस वीडियो हमने जानकारी दे दी कि आपको ऑनलाइन NFT, RTGS, IMPS के माध्यम से जो भी ट्रांजेक्शन करते हो आप, उसमें आपके ऊपर कहाँ क्या क्या बातों ध्यान रखना हो ताकि आपके पास कोई भी इनकम टैक्स का नोटिस ना आए। तो सेकंड वाली वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। उसके लिए पता क्या करना होता है, आपको एक छोटा सा काम करना पड़ता है, इतनी पूरी मेहनत के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, तुरंत करो। हाँ कर दिया भाई मैंने चैनल, वीडियो को लाइक, तुम वीडियो को लाइक फ्री में होता है भैया, कर रहा हूं बस, हो हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, फ्री वाला काम इसको करके रखो, फ्री में 1 रुपया नहीं लगता आपका। वीडियो आएगी, आप लोग वीडियो को देखिए, कुछ ना कुछ नया जानने और सीखने को मिलेगा। कर दिया भाई ने, और आप भी फटाफट कर दो। नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं आपके सेविंग अकाउंट को लेकर के, आपके सेविंग अकाउंट में कितनी लिमिट दी जाती है ताकि आपके पास कोई भी इनकम टैक्स का नोटिस ना आए। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को फिर लाइक कर दो। चलिए फिर मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।